सपा के साथ अनाउंस हो गया है, आपको लग रहा है कि अब तो कल जल्दी अनाउंस हो जाए तो बहुत क्लियर हो जाए, क्योंकि डिले डिले हो जाए। बहुत डिले हो गया है, बहुत डिले हो गया है, जल्दी होना चाहिए। बन जाए और चाहे ना बने, उससे भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन यह जो मेरे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी चाहते हैं सपा समाप्तवादी पार्टी बने, और अगर सपा वालों को ये पता है कि उनकी पार्टी समाप्त हो रही है तो अखिलेश यादव जी भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भी बने यूपी। तो दोनों एक दूसरे की मदद करने की सामर्थ्य नहीं रखते। दोनों दलों को मालूम है उनके प्रत्याशियों को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। फिर भी कोई धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है। धरातल ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। इससे इंडिया मोर्चा और अधिक मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाएगी, कमल का फूल खिलाएगी और 80 की 80 सीटें जीत करके हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते हुए देखेंगे। तो साइकिल के साथ हाथ, और सपा कांग्रेस ही कह रहे हैं बन गई बात। यानी साइकिल के साथ अब हाथ आ गया है और बात बनने की बात कही जाए। मगर कहानी में ट्विस्ट इसलिए आया कि मुरादाबाद छोड़ा मुरादाबाद, इसलिए गठबंधन रहा आबाद, वरना कहानी बिगड़ चुकी थी। यूपी में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी सपा के साथ गठबंधन करके। कांग्रेस 17 सीटों पर राजी होगी तो अखिलेश ने भी बोला हां जी। 63 सीटें समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन के दल चुनावी रण में उतरेंगे। यानी कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि पीएम मोदी से लड़ाई जो है, अब यूपी के 2 लड़के एक साथ फिर से लड़ेंगे। फिर से इसलिए क्योंकि यह पहली बार गठबंधन नहीं हो रहा, इससे पहले भी हुआ। तब एक साथ कुछ ऐसी तस्वीरें नहीं थी जो आप देख रहे हैं। यानी बड़े नेता एक साथ मंच पर थे, तब उस वक्त अखिलेश यादव और राहुल गांधी। यूपी में है लेकिन साथ नहीं है। आज बड़े नेता साथ नहीं दिखाई दिए। आज साथ दिखाई दिए तो वो नेता जो संगठन के चेहरे हैं, फर्स्ट लेयर, 2 लेयर ऐसा होता है, तो वो मसला सेकंड वाला है। लेकिन अखिलेश यादव खुद ही कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। लेकिन यहां कहानी एक और भी है। कहानी यह कि दिल्ली में भी गठबंधन का पेच अटका हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच। वहां भी एक घमासान है। केजरीवाल कह रहे हैं कि बहुत देर हो रही, बहुत देर। वहां अभी कहानी बाकी है। सीटों पर घमासान थम गया, लेकिन अब यहां से एक नया इम्तिहान अखिलेश यादव का शुरू होता है। लेकिन वो सीटें कौन कौन सी हैं जिसका जिक्र यहां पर गठबंधन के तौर पर किया जा रहा है, उन सीटों का भी जिक्र कर लेते हैं। और उन्हीं सीटों को कांग्रेस के खाते में दिया गया, जैसे गाजियाबाद की सीट, सहारनपुर की सीट, बुलंदशहर
सीटों पर गौर फरमाइएगा, फिर कहानी बताएंगे। महाराजगंज, फतेहपुर सीकरी और अमेठी रायबरेली, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इसके साथ साथ प्रयागराज, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, कानपुर और झांसी, यह भी कांग्रेस के खाते में आई है, यानी कांग्रेस का प्रत्याशी होगा यहां और सपा सहयोग करेगी। इसके बाद नंबर आता है बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा। अमरोहा का भी एक अलग मिजाज है, वो दानिश अली वाला प्रकरण याद होगा आपको, और दानिश अली कांग्रेस के नजदीक आ चुके हैं, उनके लिए भी रहा आसान। अभी कई इन सीटों में दिलचस्प किस्से कहानियां हैं, वो भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ बांसगांव, वाराणसी, देवरिया और मथुरा। ये कांग्रेस के खाते में कांग्रेस अपना प्रत्याशी यहां उतारेगी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि हाथ तो मिल गए लेकिन दिल मिले या नहीं मिले। यह बात हम क्यों कह रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन उससे पहले कुछ राजनीतिक बयान आपको सुनाते हैं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया है। दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। इससे इंडिया मोर्चा और अधिक मजबूत होगा और 2024 में इंडिया की सरकार बनेगी। सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ेंगी। ये जनता का भावनाएं हैं, जन आदेश है। जनता ये चाहती है कि गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोका जाए। हम लोगों ने ये अथक प्रयास किया है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी मतों को बिखराव से रोकने के लिए ये गठबंधन किया गया है। इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ मिलने से इंडिया मोर्चा और अधिक मजबूत होकर के चुनाव लड़ेगा। और उत्तर प्रदेश में हमारी कोशिश होगी कि सभी 80 सीटें हम लोग जीतने का काम करें। ये सब फिर भी कोई धरातल पर कोई सच्चाई नहीं है। धरातल ये है कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीत रही है। देखिए, वो बन जाए और चाहे ना बने, उससे भाजपा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन यह जो मेरे समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के सरदार श्री राहुल गांधी जी चाहते हैं सपा समाप्तवादी पार्टी बने, और अगर सपा वालों को ये पता है कि उनकी पार्टी समाप्त हो रही है तो अखिलेश यादव जी भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भी बने यूपी। तो दोनों एक दूसरे की मदद करने की सामर्थ्य नहीं रखते। दोनों दलों को मालूम है कि उनके प्रत्याशियों को इस बार जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अगर वो गठबंधन करके लड़ते हैं, तो अलग अलग लड़ते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनको धूल चटाएगी, कमल का फूल खिलाएगी और 80 की 80 सीटें जीत करके हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेते हुए देखेंगे। मुझे खुशी है ये जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। दीपक बघेल साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा है, बीजेपी का चेहरा है। साथ ही साथ राज शर्मा जी कांग्रेस का चेहरा है। डॉक्टर एस के दुबे साहब हैं
समाजवादी पार्टी का चेहरा, और अनिल पाठक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं सीधा लखनऊ से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन सबसे पहले अंदर की खबर। पाठक जी, दल तो हाथ मिलाकर मिल गए, लेकिन दिल मिले कि नहीं? अंदर की खबर क्या है ये बताइए जरा दर्शकों को, फिर उसके बाद इस चर्चा को राजनीतिक मेहमानों की तरफ लेकर जाएंगे। देखिए तिलक जी, हाथ मिलाते रहिए, दिल मिले या ना मिले, हाँ, वही हाल है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का। हाँ, देखिए टाइमिंग कितनी खराब है। अगर यही घोषणा हुई होती एक मंच पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने यही ऐलान किया होता तो क्या माहौल होता। आज ऐसे लगा कि जैसे कुछ नहीं मिला तो मजबूरी में जो घोषणा है, जो कहने का ढंग था, जो माहौल बनाने का तरीका था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिल करके भी नहीं बना पाई। राहुल गांधी कल लखनऊ में थे, अखिलेश यादव थे, बावजूद इसके संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। नहीं, आपने जाहिर मेरे सी मन बात में है, आज भी ये देखने को मिला। एक मिनट अनिल जी, जो मेरे मन में एक सवाल था, वो उस सवाल का उत्तर आप दे ही रहे थे। मेरे मन में जिज्ञासा इस बात की थी, जब सबसे बड़ा गठबंधन मायावती और अखिलेश यादव के बीच सपा और बसपा का हुआ, कांग्रेस का गठबंधन इससे पहले हुआ, तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी साथ, मायावती और अखिलेश यादव साथ, और इतना बड़ा मौका साथ नहीं, ये मसला क्या है? और कहा अपने से छोटे वाले नेताओं को कि जाओ और मामला निपटा दो। मैं वो जानना चाह रहा था पाठक जी। देखिए, जिस राजनीति के तहत बात चल रही है तिलक जी, हाँ। अखिलेश यादव जो नारा दे रहे हैं 1585 का, हाँ। वैसी ही बात कर रहे हैं राहुल गांधी। जातीय जनगणना की 1585 की बात कर रहे हैं। हाँ। लेकिन जो 2019 का गठबंधन था अखिलेश यादव और मायावती का, हाँ। वो धरातल पे 1585 वाला गठबंधन था। ठीक, बावजूद इसके वो कामयाब नहीं हो पाया। समाजवादी पार्टी 5 सीट पर सिमट गई और बहुजन समाज पार्टी 10 सीट पाई। अब ऐसे हालात में ये सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आखिर हाथ और साइकिल का जो ये साथ है, ये भाजपा को कैसे चुनौती देगा। ये 1585 का जो नारा दे रहे हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, ये जमीन पर किस नहीं, कदर चलिए वो कामयाब तो होंगे, वो उनके अपने ये घर का मसला है, वो क्या है वो। लेकिन एक बात अनिल जी, एक बात, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब देख भी रहे थे, उसमें एक और दिलचस्प नजारा दिखाई दिया। ये अजय राय जी कुछ उखड़े उखड़े से थे, वजह कुछ समझ में आई क्या? देखिए, अजय राय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो किए, लेकिन किसी भी प्रेस मीडिया से उन्होंने बात नहीं की। क्यों? और सीधे वो निकल लिए। तो मन में कहीं ना कहीं गांठ अभी भी है समाजवादी पार्टी को लेकर, इस गठबंधन को लेकर के। हाँ। अभी गांठें जो हैं वो खुली नहीं है तिलक जी। हाँ। अभी संशय बना हुआ है, एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। ना तो सपा को भरोसा है कांग्रेस पर, और ना ही कांग्रेस को भरोसा है समाजवादी पार्टी पर। ठीक, पाठक जी अभी रहिएगा, कुछ अंदर की खबरें बताइएगा, सीटों का समीकरण समझना है आपसे, अभी रुकिएगा। राज जी जी मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो आखिरकार सुर बन गया है। लेकिन तलाक के बाद एक बार फिर से निकाहनामा जो आपने पढ़ा है, इस बार ये निकाहनामा चलेगा या नहीं चलेगा, इस बात की गारंटी तो खैर जनता दे देगी, मगर खुश तो आज बहुत होंगे आपकी, नहीं? आखिरकार चलो निपटा मामला। नहीं, आज ही खुश नहीं, हम पहले से खुश थे, और मैं आपके संग पहले भी बैठा हूं। मैंने एक ही बात कही, गठबंधन चलेगा। लेकिन मुझे एक अफसोस हो रहा है कि जैसे कि पाठक जी कह रहे हैं, ये पता नहीं कौन सी MRI कर लेते हैं, क्या एक्सरे कर लिया, क्या सिटी स्कैन कर लिया, कि वो दुखी थे, वो नहीं था। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपकी भी एक लफ्ज था, मैं उससे बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह, हमारी पार्टी नहीं है जहां पे बड़े बड़े उद्घाटनों में भी मोदी जी के सामने योगी जी को बैठने की परमिशन नहीं होती है। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, और मेरी पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बहुत जानदार होता है और शानदार होता है। अगर मेरा प्रदेश और मेरे प्रदेश का प्रभारी
अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के महासचिव अगर किसी प्रेस वार्ता में बैठते हैं तो उसका एक महत्व होता है। तो मैं आप लोगों की बात से कभी इत्तेफाक नहीं रखता इत्तेफाक कि कोई बात नहीं। राज मैं आपकी बात से सहमत, इत्तेफाक रखना भी नहीं चाहिए। पक्का? बिल्कुल। वो अखिलेश वाला शब्द फिर वापस लो, वो आपके प्रदेश अध्यक्ष ने है, और वो कमलनाथ जी, और फिर जो चिरकुट और ये सब कुछ हुआ वो सब। अच्छा, एक और बात है, जब बैठ गए सामने फिर क्या दिक्कत है? नहीं बैठे ना, वो वही तो बता रहे थे, आप नाराज हो गए। मेरी बात ही नहीं समझ रहे। अच्छा चलो, अब ये मुरादाबाद का मोह तो खत्म हुआ ना। एक और बात, यहाँ मोह की बात ही नहीं है। हाँ, ये तो भारतीय जनता पार्टी देखे। हाँ, हमारे यहाँ अगर प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी बैठे होंगे तो राहुल जी ने कहा होगा और मल्लिकार्जुन साहब ने कहा होगा, हाँ। तभी बैठे होंगे। और उत्तम साहब बैठे हैं तो अच्छा। अगर उत्तम साहब बैठे हैं तो वो अखिलेश जी ने मुझे ये नहीं समझ आया हाँ। कि ये देश में विपक्ष जो ये भारतीय जनता पार्टी है, अच्छा ये ऐसा चश्मा क्यों पहनती है? एक मिनट, मैं आपकी बात मान लूंगा। सुनने में आया कि प्रियंका जी से ही अखिलेश जी की बात हुई और उसके बाद ही मामला फिक्स हुआ, वरना अटका हुआ था, कुछ ऐसा भी है? पता नहीं, अब पता नहीं आपको किसने कान में कह दिया और आपने क्या सुन लिया। ये तो मैं आपसे पुष्टि कर रहा था इसलिए, क्योंकि ये अफवाहें उड़ रही है कि प्रियंका गांधी जी से फोन पर बात हुई और प्रियंका गांधी जी ने ही इसी वजह से गठबंधन हुआ। प्रियंका गांधी को क्रेडिट जा रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कह रहे हो कि मत क्रेडिट, तो मैं नहीं देता। ठीक, नहीं, ठीक है, मैं नहीं दे रही प्रियंका गांधी कह सकता हूं तिलक भाई, और मैं अपनी बात को आप क्या समझते हो वो नहीं समझा सकता, मगर एक बात है कि नहीं, मैं प्रियंका गांधी को क्रेडिट दे कि नहीं दे इस गठबंधन के? अरे वो तो नेता है भाई हमारी। अच्छा, अरे पूरी फिर क्यों नहीं है? वो नेता है, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं, हाँ। अविनाश पांडे जी हैं। तो प्रियंका जी को हस्तक्षेप करना पड़ा, उसके बाद मामला फिक्स हुआ। ये आपकी जो आपका शब्द है, एक और हाँ। मेरी, ये आपका शब्द है, मेरा नहीं है। हाँ। मगर जब मेरा प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी अगर बैठते हैं, हाँ। तो इसका मतलब कुछ महत्व होता है। हाँ। अगर काश अखिलेश यादव और राहुल गांधी भी साथ होते तो उसका मैसेज तो पूरे देश के स्तर पर जाता। नहीं राज जी, आप कह रहे हो कि कोई बात नहीं, ठीक है, बात तो मान लिया। ओके, एक मिनट, मैं भी एक सेकंड, दुबे जी को ले, आपके बड़े पार्टनर है, कोई हमें डायरेक्ट नहीं करेगा। वी आर नॉट द इंजन सिग्नल बाय द गॉड। राज जी, आपके सहयोगी अलायंस पार्टनर, अब तो मैं बोल सकता हूं ऑफिशियली हो गया मामला, तो उनको जरा मैं दुबे जी को ले लूं, बहुत काबिल प्रवक्ता है, सुनिएगा, आपके काम भी आएगा। दुबे जी कैसे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, नब्ज आप कैसे हैं? मैं ठीक हूं डॉक्टर साहब, नब्ज तो पकड़ लिया आपने है कांग्रेस की, मुरादाबाद वाला मामला भी खत्म हुआ, तो बात बन गई? नहीं, देखिए, जब आदमी गठबंधन में जाता है, हाँ। तो निश्चित तौर पर कंप्रोमाइज करना पड़ता है कहीं, और तभी गठबंधन, आखिरकार गठबंधन क्यों होता है? हाँ। गठबंधन का मतलब होता है कि दोनों पार्टियां कुछ ना कुछ तो छोड़ना ही पड़ता है, ठीक, तभी वो गठबंधन होगा, नहीं तो नहीं, गठबंधन ही नहीं होगा। तो इसलिए जो भी आप कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से बोल रहे थे जी, ऐसा कुछ नहीं, जो हाई कमान ही फिक्स करता है हाँ। कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नहीं, अब इसका प्रभाव आप कैसे देख रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा था, क्योंकि कल तक तो आप कांग्रेस को कह रहे थे कि भैया तुम्हारी 2 सीट की हैसियत है, वो लो, आप निकलो, और उसके बाद अब मामला आ रहा है 17 पर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे। नहीं, 17 तो देखो, पहले 10 का था, फिर 15 हुआ, हाँ। और 15 के बाद 17 पे फुल स्टॉप हुआ। हाँ। 17 से ज्यादा देने की स्थिति में हम नहीं थे। हाँ, वो और तो 17 की स्थिति में फिर उनके भी हाईकमान में बात हुई होगी, ऊपर चर्चा हुई होगी, और हाँ। वो रेडी हो गए। उसके अगेंस्ट में हमें खजुराहो भी मिला है कि भाई चलो मध्य प्रदेश में भी हमें एक सीट मिली है। हाँ। तो निश्चित तौर पर तिलक जी, एक चीज मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार जैसा इंडिया साइनिंग में हुआ था, अभी ये दीपक में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अभी कुछ देर पहले दूसरे चैनल पे भी मेरे साथ थे, तब भी हमने यही बात कहा था। नहीं, मैं दीपक जी के पास जाऊं, दुबे जी, इंडिया साइनिंग का जो हर्ष हुआ था, हाँ। सेम डिक्टो पार्ट 2 के बाद जो पार्ट 3 के सपने देख, हाँ, मैं आपकी बात समझ गया, होने वाला, मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन दुबे जी एक बात बता दीजिए, फिर मैं दीपक जी के पास जाऊं। जब आप साथ में थे, मुझे लगता है कि शायद मैं गलत नहीं हूं, तो पाठक जी भी बैठे हैं, आप लोग सब बुद्धिजीवी हैं, मैं तो थोड़ा मामला मेरा दूसरा है, इतना समझदार नहीं हूं आप लोगों की तरह, लेकिन शायद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गठबंधन हुआ था मायावती और अखिलेश यादव, सपा और बसपा का, नहीं हुआ था ना? जी,
तो तब उस गठबंधन का हश्र ये था कि बदायूं से बताइए धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए थे, उदाहरण के तौर पर एक सीट का फॉर्मूला देखिए हुआ था, इससे बड़ा गठबंधन तो नहीं था। अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए, बताइए। और जब कांग्रेस और बीएसपी मिलकर और सपा मिलकर यह कह रही थी कि दम लगा के हैशा, वहां भी आप चुनाव हार गए। तो अब तो मामला यहां 400 का टारगेट वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, आप कह रहे हो कि नहीं, बन गई बात। दुबे जी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। देखिए मैं आपको बताऊं। हाँ। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन एक ऐतिहासिक था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं जी। लेकिन समाजवादी पार्टी को बहुजन समाजवादी के जो वोटर थे, हाँ। वो या तो स्वीकार नहीं कर पाए। हाँ। इसका सीधा मैं घुमाने वाली बात नहीं करता हूँ। हाँ। मैं एकदम फैक्ट बात करता हूँ। वो कहीं ना कहीं हमें स्वीकार नहीं कर पाए, और स्वीकार न कर रिजल्ट ये हुआ कि हम 5 हो गए। और चूंकि हम समाजवादी पार्टी के वोटर ने उनको एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं, ये बहुजन समाज मतलब पार्टी वोट शिफ्ट नहीं हो पाए, इस वजह से है राहुल गांधी भी चुनाव हार गए। खैर, दीपक जी राम राम जी राम राम जी, राम राम, जय श्री राम, जय सिया राम जी। अच्छा एक बात बताइए, राज जी मूंछों को ताव देकर कह रहे हैं देखा, लेकिन आप तो कह रहे थे कि नहीं बन पाएगी बात, यहां तो हो गया मामला फिट। आप बताइए। देखिए तिलक जी, लगातार ये जो गठबंधन की बात कर रहे थे, गठबंधन को हम भी जून से लगातार देखते आ रहे हैं। हाँ। 9 महीने हो गए उस गठबंधन को, और वो अभी तक अगर 9 महीने में माँ के घर में कोई बच्चा होता तो शायद वो भी पैदा होता, उसका भी नामकरण हो गया होता। पर इस महागठबंधन के नाम पर ये अनुबंध का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये गठबंधन नहीं, ये केवल अनुबंध है जो प्रदेश के अंदर चल रहा है। क्योंकि महागठबंधन के अंदर जो उसके रचयिता थे, उसके प्रणेता थे, वो तो आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। और उस गठबंधन के अंदर जो अधिक दल थे, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो, वो तो लगातार कांग्रेस पार्टी को उसका मुंह का आईना दिखाने में लगे हुए हैं। तो लोग किस प्रकार का गठबंधन आज बचा हुआ है। जिस डूबते हुए जहाज से आज कांग्रेस का प्रत्येक ऐसा नेता जो लगातार कांग्रेस के साथ में रहा, वो भी आज उसका उतरने को तैयार बैठा हुआ है। तो केवल प्रदेश के अंदर दीपक जी वहां बात बन गई, आप कह रहे थे कि नहीं पट पाएगी इनकी, वहां डील फाइनल हो गई। तिलक जी अभी तो चुनावों में और समय है, आप आने दीजिए, आगे देखिए होता है क्या। क्योंकि इनको हम जानते हैं ना, इनका लगातार यही रवैया रहा। आप सोचिए, जो राहुल गांधी जी लगातार उस समय देश के नेताओं का टेम्पो समझना चाहिए था, वो जनता के बीच में यात्रा लेकर निकले, और जहां से यात्रा लेकर निकले, तो एक भी जगह ऐसी नहीं जहां पर गठबंधन में से। सोचिए, बदरुद्दीन जी से लेकर अशोक चौहान तक महाराष्ट्र में ऐसा तितर हुआ है, ऐसी महिमा। दीपक जी उनका तो समझ में आ रहा है कि वहां लट्ठा चल रहा। चलिए मैं आप ही की भाषा में बोल देता हूं, लेकिन एक बात तो बताओ, आपके यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है ना? बिल्कुल निश्चित रूप से है ना। तो फिर अब तक जो है राष्ट्रीय लोकदल, अपना दल, निषाद पार्टी, सुभाषपा निकला है फॉर्मूला? निश्चित ही बताइए ना जरा, देश की जनता को बताइए क्या फॉर्मूला निकाला आपने। जी बिल्कुल तिलक जी, हमारी योजना पूर्ण रूप से तैयार है। हम लगातार क्लस्टर मैनेजमेंट करके लगातार क्लस्टर पर अपना जो, यानी आप ये कह रहे हो कि गठबंधन के साथ बैठेंगे नहीं, साथियों के साथ बता देंगे कि तुम्हें कितनी सीटों पर लड़ना है, मतलब थोपोगे जस्ट लाइक, ऐसा ही? नहीं तिलक जी, हमारे यहाँ इनकी तरफ हमारे यहाँ पर कोई गठबंधन का नेता एक दूसरे के खिलाफ आरोप नहीं लगाता। नहीं, वहां तो कोई बोलेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि खाली उनको यही बताओगे ना कि तुम्हें इस सीट पर लड़ना है ना? नहीं तिलक जी, हमारे यहाँ जो भी चीज होती है वो बैठक के अंदर तय हो जाती है। तो सर आप अभी तक तय नहीं कर पाए, उन्होंने 17 कर दी और लिस्ट भी जारी कर रही है। सपा तो आपके सामने है बिना कांग्रेस के साथ, और फिर उसके बाद लिस्ट भी जारी, बोले कि यहाँ लड़ेंगे फाइनल। तिलक जी देखिए, राज्यसभा के अंदर भेजने की बात हुई, आलोक रंजन और जय बच्चन को जब भेजा गया तो किसने सबसे पहले कहा? वो पल्लवी पटेल थी। वो अगर बैठक के अंदर होती तो शायद हम उन पर टिप्पणी नहीं करते। और पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव जी लगातार पीडीओ के विरोध में काम कर रहे हैं। ये उनके गठबंधन दल के जो नेता है उनका। ठीक, दुबे जी क्विक रिएक्शन, फिर मैं राज जी आ रहा हूं आपके पास, और फिर अंदर की खबर बताना। पाठक जी वो बनारस वाला मसला जानूंगा आपसे, बोलिए दुबे जी क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा था कि शायद अभी पिछले भी आपने भी देखा और सुना हो कि इनके जो बहुत अच्छे पार्टनर हैं सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उन्होंने एक बहुत छोटा सा पॉइंट छोड़ दिया कि हमारे दरवाजे दूसरी जगह भी खुले हैं। अगर इनने हमारी बात नहीं मानी
तो अब इनको ये देखना है, ये दूसरे की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अपने घर में क्या हो रहा है वो जरा झांक के देख लेना। नहीं कहीं दुबे ऐसा जी, ना हो जाए कि दुबे जी, गड़बड़ वो हो तो जाए। आपके साथ पहले भी निकाह कर चुके हैं। मैं एक बात जानना चाहता, एक मिनट दीपक जी, एक मिनट, आप तो जानते हो ना, वो सुबह के नाश्ता किसी और के साथ करते हैं, दोपहर की चाय किसी और के साथ पीते हैं, इसीलिए तो, है ना? इसीलिए और तो बोला, हाँ, इसीलिए तो कुंडी बोला। कुंडी हर किसी की खटखटाई है, उन्होंने, उनको सब मालूम है। सर आप ऐसी बातें कर रहे हो। एक मिनट दीपक जी जल्दी से जवाब दीजिए। दुबे जी कह रहे हैं अपने गठबंधन का ख्याल रखिए, हमारा छोड़िए। वो जाने के दरवाजे नहीं है, वो आने के दरवाजे शायद एस के दुबे जी को पता नहीं कि इनके लोग कितने और यहाँ पर आने वाले हैं, उसके लिए दरवाजा छोड़ के रखा गया है। एस के दुबे जी जरा ध्यान रखिए, अभी आपके यहाँ जितने भी गठबंधन दल थे, तिलक जी आज इनसे पूछ लीजिए 2017 के अंदर 2 लड़कों की जोड़ी आई, उन 2 लड़के की जोड़ी का क्या हुआ? वो एक अनुबंध हुआ था चुनाव से पहले, वो टूट गया। 2019 के अंदर राष्ट्रीय लोकदल से लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी सामाजिक गठबंधन हुआ था प्रदेश के अंदर, उसका क्या नतीजा हुआ? वो चुनाव जीतने के बाद में वो भी टूट गया। 2022 के अंदर ओम प्रकाश राजभर से लेकर केशव देव मौर्य से लेकर राष्ट्रीय लोकदल से लेकर सारे लोग एक साथ में चुनाव मिलकर लड़े। उसके बाद में क्या हुआ? समाजवादी पार्टी से वो सारे लोग बिछड़ गए और केशव देव मौर्य जी ने यहाँ से उनको गाड़ी तक खिंचवाने की नौबत पड़ गई। आज ये परिदृश्य है, क्योंकि ये केवल अनुबंध कर रहे हैं, और अनुबंध भी केवल 2 दलों के बीच में, जनता के दिलों के बीच में नहीं है। और जब परिणाम आएगा तो यही अनुबंधन को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जनता तैयार है। जनता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री चुनने का मन बना चुकी है। मोदी जी की जो गारंटी है, जो लोक कल्याण के काम है, वो जनता तक सीधे पहुंच रहे। 27 लाख करोड़ रुपया टीपीटी के माध्यम से एक बटन दबाते हुए बिना 1 रुपया ऊपर से चले हुए 85 पैसे इधर उधर गड़बड़ हुए, जब जनता को जेब में पहुंच जाता है तो जनता कहती है हाँ ये मोदी जी है जो संभव कर सकते हैं। 50 करोड़ लोगों के जब जनधन के अकाउंट खुल जाते हैं और अकाउंटों के दीपक जी, पेंशन से दीपक जी आराम से 1 मिनट सांस लीजिए। मैं ये जानना चाह रहा था बस एक बात को, आपस में उनका तो पुराना है रिश्ता रहा है, आप भी जानते हैं, सपा और कांग्रेस का, है ना? जब आप पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ना दीपक जी? जब आप पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हो तो फिर तो कुछ भी हो सकता है इस देश में। वो तो फिर भी जो है पुराने साथी रहे हैं। खैर, हाँ राज जी एक बात मैं जानना चाह रहा था कि अब देखिए इतना स्ट्रांग गठबंधन बन गया आपका, नहीं सपा और कांग्रेस साथ मिल गए और बाकी सहयोगी दल। एक मिनट, तो अब यह बात बिल्कुल क्लियर है ना शीशे की तरह कि अमेठी तो राहुल गांधी लड़ेंगे? नहीं, ये फैसला मुझे नहीं लेना, ये फैसला आपको 2-3 दिन में पता चल जाएगा। नहीं वो तो पता चल जाएगा, मैं कह रहा हूं यहां से अपील कर दो राज शर्मा जी की अब आ जाओ, अब तो राहुल गांधी अमेठी लड़ेंगे, देख लेंगे हम। बोल दो ना यहां से, क्या दिक्कत? नहीं लड़ेंगे, मैं तो चाहता हूं, हाथ खुल के बोलो कि मैं राज शर्मा चाहता हूं, कांग्रेस का नेता, कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। मैं राज शर्मा चाहता हूं कि राहुल जी उत्तर प्रदेश से लड़े, लेकिन मैं और आगे अमेठी से ही लड़े। हाँ। और मेरा दावा है आज, एक और मेरी बात सुन लीजिएगा। हाँ, करिए शर्मा जी, भविष्यवाणी सनद रहे, अगर राहुल जी वहां से लड़ेंगे स्मृति ईरानी जी की जमानत जब्त होगी। अब मैं दूसरी बात पे आ जाऊं, और इसके साथ मैं जोड़ देता हूं, शर्मा जी ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा ना हुआ और जमानत जब्त ना हुई या चुनाव हार गए राहुल गांधी तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, राइट? चलो ये भी कह लीजिए, ये भी एक्सेप्टेड है। नहीं आप बोल दो तो मैं मान जाऊंगा। लो अच्छा, फिर वही बात है, आप तिलक भाई जैसे बघेल साहब की क्या आदत है, उसके कुर्ते की बाहें काली है, इसलिए मेरा पूरा कुर्ता काला है। अमा अभी आपके वो केशव मौर्य कह रहे थे राहुल गांधी हारे, शर्म नहीं आती? वो खुद हारे, उप मुख्यमंत्री रहते हुए हारे, गुंडा तक तो पूरा उनके संग था, तब हारे। आप लोगों को बगैर शर्म नहीं आती? बगैर साहब, किसान वहां रोड पे बैठा हुआ है, आप कह रहे हैं हम 24 घंटे इलेक्शन में लगे, कब आएंगे आप लोगों को शर्म? अरे कब कुछ तो शर्म करो आप लोग, शर्म नहीं आती? महिलाओं का रेप हो रहा है, 3 मर्डर हो जा रहे हैं, आपका पुलिस का दरोगा कंप्रोमाइज करा रहा है। आपको याद दिलाने वाला हूं, आपको याद नहीं आती? और राहुल गांधी घर को जाते हैं और संदेश बंगाल के अंदर लगातार ऐसे महिलाओं को उठाने का काम आज के समय में आतंकवादी कहते हो, शर्म नहीं आती? 70 वर्षों के सरकार के अंदर महिलाओं को
सिर्फ उनके स्वागत करने के सिवा राज जी ने एक अंदर की खबर दी। एक राज जी अभी एक मिनट किसान आंदोलन पे करेंगे आराम से पानी पियो। राज जी क्यों बीपी हाई करते हो? मैं इतनी नॉर्मल डिबेट करता हूँ वो वाला तो ये लोग देश को पागल बना रहे हैं। अच्छा राज जी देश के नौनिहालों की चिंता जनता को बताइएगा ना, चुनाव में जा ही रहे हो ना, सब होगा। हाँ अच्छा राज जी सुनो तो सही मेरी बात, फिर मैं अनिल जी से अंदर की खबर दे रहा हूँ, जल्दी से सुन लो। एक सवाल सुन लो। यानी आप अंदर की खबर आपने एक ये दी कि रायबरेली से क्योंकि सोनिया गांधी जी नहीं है तो इस वजह से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, राइट? बिल्कुल लड़ना चाहिए, हाँ लड़ना चाहिए अमेठी और रायबरेली। लेकिन ये अंदर की खबर बताइए पाठक जी, ये बनारस वाला क्या मसला है? बनारस वाला देखिए, वाराणसी सीट और मथुरा सीट, हाँ ये आई है कांग्रेस के खेमे में। ठीक। भाजपा की तरफ से ये हमेशा कहा जाता है कि अयोध्या तो निपट गया, अब काशी और मथुरा की बारी है। हाँ मथुरा काशी बारी। और यहां पर सीधे मुकाबले पर भारतीय जनता पार्टी के वो कांग्रेस है। पिछला चुनाव अजय राय लड़े थे बनारस से, काफी पीछे थे, बावजूद इसके फिर कांग्रेस ने इस सीट को अपने खाते में लिया है। अब देखना होगा कि कैसे टक्कर दे पाती है कांग्रेस पार्टी मथुरा और काशी में। अच्छा पाठक जी, ये जो गणित के हिसाब से जिस तरह से सीटों को सेट किया जा रहा है, जैसे बदायूं उदाहरण के तौर पर जब बात नहीं बनी थी तो अखिलेश यादव ने तुरंत यू टर्न लिया और कहा कि नहीं धर्मेंद्र यादव नहीं, शिवपाल यादव को कराओ, क्योंकि वहां स्वामी प्रसाद मौर्य का अपना, संघमित्रा मौर्य का अपना प्रभाव और शेरवानी साहब का अलग। तो तुरंत गणित के हिसाब से अखिलेश यादव ने कहा कि सबसे पहले चाचा शिवपाल को वहां भेज दो। कहने वाले तो यह भी कह रहे जैसे दीपक बघेल साहब की चाचा को निपटाने के लिए वहां भेज दिया। तो ये जो असर दिखाई दे रहा है होमवर्क का, लग रहा है कि कांग्रेस के साथ जो सीटों का गठबंधन हो, जल्दी से, फिर मैं सुभाषपा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा, जल्दी से ये समझाइए ये जो 17 सीटें नाप तोल के दी गई हैं या कांग्रेस ने कहा कि नहीं भाई इतना ही जितना है दे दो, बात खत्म करो? देखिए, अभी अखिलेश यादव का जो बयान था तिलक जी, हाँ। उन्होंने अपने बयान में ही स्पष्ट कर दिया है कि काफी हद तक वो संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा अंत भला तो सब भला, तो अपने अंदर की वेदना को उन्होंने जाहिर कर दिया ये कह करके कि अंत भला तो सब भला। हाँ। अब समाजवादी पार्टी मानती है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट ही नहीं है। हाँ। तो इसलिए समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले कहा 2 सीटें देंगे, फिर कहा 11 सीट देंगे। हाँ। अब दिया समाजवादी ने 17 सीट। अच्छा वो वाला अब ये क्या एक था कि दूसरे एक की लिस्ट, वो जो एक लिस्ट अखिलेश यादव जी के पास पहुंची, पता चला कि एक प्रत्याशी जो है 10 साल पहले ही उनका देहांत हो गया था, वो वाला अंदर वाली बात बताओ क्या था वो? देखिए, शुरुआत में तो कांग्रेस ने 32 की सूची दे दी थी। हाँ। कुछ ऐसे कैंडिडेट दे दिए थे कि जिसमें दल में ही नहीं थे वो, अब कुछ ऊपर ही चले गए थे। तो कांग्रेस का होमवर्क और जो रणनीति है वो काफी पीछे चल रही है, कोई सेट रणनीति नहीं है। हाँ। जिस तरह से कल राहुल गांधी यहाँ लखनऊ में थे, हाँ। सब चीजें एक बढ़िया मैसेज हो सकता था, हाँ। बावजूद उसके नहीं हुआ। गठबंधन वैसे हुआ कि चलो हो गया गठबंधन। हाँ। ठीक, इस तरह से कोई मैसेज नहीं दे पाए। और रही बात तिलक जी बता दें अमेठी की, हाँ। राज शर्मा जी कह रहे हैं कि अमेठी से राहुल गांधी जीतेंगे। हाँ। अमेठी और रायबरेली एक ऐसी सीट है, 2 सीटें जहां पर समाजवादी पार्टी पिछले 15 सालों से कैंडिडेट नहीं उतार रही है। हाँ। गांधी परिवार के खिलाफ समाजवादी पार्टी कैंडिडेट नहीं उतारती है। हाँ। बावजूद इसके राहुल गांधी 1 लाख से अधिक वोट से हारे हैं स्मृति ईरानी से। कौन सा समीकरण बदलेगा इस बार? अगर सपा और कांग्रेस का गठबंधन भी हो रहा है तो कौन सा समीकरण बदल जाएगा? ये हाल तो 2019 वाला ही है। एक जो मसला है, बिल्कुल पाठक जी सही कह रहे हैं। पाठक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ उस वक्त तो बीएसपी और सपा सब कुछ साथ थे, वो तब की बात कर रहे हैं पाठक जी। लेकिन खैर जो भी हो, लेकिन दुबे जी अब एक बात तो समझ में आई कि अब आप लोगों को साथ लड़ना है, लेकिन क्या राहुल गांधी की जो यात्रा है उसमें अखिलेश यादव जी शामिल होंगे कि नहीं? इस पर फाइनल हुआ कि नहीं कुछ? नहीं, अभी एक्चुअली क्या है कि उसमें जो शेड्यूल है, हाँ। जैसे आज भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बाहर थे,
कल भी वो बाहर हैं, तो और उसके बाद ये लगातार अभी राज्यसभा का चुनाव भी है। हाँ। तो संभवतः कि इस वीक तो संभावना बिल्कुल 0 है, क्योंकि समय का अच्छा, अभाव मतलब है। यात्रा में तो शामिल फिर नहीं होंगे? नहीं, इसलिए मैं वही समय का अभाव है ना। अच्छा, और, नहीं कौन सा संभवतः अगर उनको कहीं साइकिल से जो है जाना है, उनको तो उनके लिए तो है प्लेन वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। तो नहीं, जब आप ये बताइए, आपको कहीं बाहर जाना हो और फिर आपको बोल दिया जाए कि आप दूसरी जगह भी चले जाएं, तो जा सकते हैं? नहीं जा सकते ना। अच्छा, मतलब शेड्यूल फिक्स है आपका? शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स है। हाँ। और राज्यसभा जैसा महत्वपूर्ण चुनाव भी है, तो हाँ। फिर सब कुछ देखना है। हाँ। तो इसके लिए अगर समय मिला, बीच में कुछ सेट हुआ टाइम, तो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, उसमें क्या हुआ। हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है अब बघेल साहब, जो वो उत्तर प्रदेश की सियासत जहां पर आप लोग बार बार निशाना भी मारते हैं, क्योंकि अभी आपके अलायंस पार्टनर सुभाषपा वाले भी आ गए हैं, भार्गव जी, उनके पास भी जाऊं, लेकिन एक मामला तो अब बिल्कुल फिट हो गया कि भाई जो वो MY फैक्टर में जो M वाला फैक्टर था, असली गठबंधन को साथ जोड़ने में वो M वाला फैक्टर था, क्योंकि सपा को इस बात का डर था कि M अगर अलग हो गया, जैसे कि वो कांग्रेस के पाले में चला गया, तो फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। अब M और Y दोनों साथ आ गए। बघेल साहब, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी तो है कि नहीं? देखिए, मैंने वही बात आपको बताया तो चला ठीक है। M वाला मसला समझ रहे हो ना आप? जी जी, बिल्कुल मैं समझ गया। हाँ। मैं वही बात आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2019 के अंदर भी एक सामाजिक गठबंधन हुआ, तो वो भी इसीलिए हुआ था। और आपको एक और बात मैं बता दूं, इसमें आपने जोड़ दो कि राम मंदिर दोनों ही लोग दर्शन इसलिए नहीं करने गए थे तो किसी प्रकार से वो 17% वोट इनके पाले में आ जाए, केवल तुष्ट करने की राजनीति के लिए इन्हें रामद्रोह का अपराध अपने सर पे ले लिया। उसका कारण है कि देखिए, राम जी की महिमा जिस प्रकार की न्यारी हो रही है, उनसे ये सारे बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, साफ ही पत्तों की तरह अलग अलग नजर आ रहे हैं। अहम लहर बहन को पाल रखा है कि सारा कारवा इन्हीं ने संभाल रखा है। यहाँ पर अहम कांग्रेस है और बहन समाजवादी पार्टी है, क्योंकि वो अपने अहम से बाहर नहीं आ पाती और ये अपने बहन से बाहर नहीं आ पाते। बघेल साहब, वो सर्दी में सरयू के भीतर स्नान किया, वो जाके सरयू में स्नान किया, राज शर्मा जी सब ये गए थे वहां पर, आपने देखा नहीं था? अजय राय जी गए थे सर्दी में, बकायदा फोटो भी खिंचवाई उन्होंने सबने मिलकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय नेतृत्व वहां जाने से मना करता हूँ, प्रदेश का नेतृत्व वहां ढोंग देता नजर आता है। ये कौन सी विचारधारा स्टैंड ही नहीं ले पाते, जिनको बुलाया गया है वो जा नहीं गए और जिनको नहीं बुलाया गया वो वहां पर ढोंग लगा है। तो ये दोहरा जो चेहरा है वो दिखा रहा है, क्योंकि इनको पता है 80% हमारा है, 20 में बंटवारा, और 20 बंटवारे में भी भारतीय जनता पार्टी 80 हमारा है, 20 बंटवारा, मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। देखिए, 80 हमारा है, 20 में बंटवारा है। एक मिनट, शर्मा जी का ऑडियो नीचे, ये 80-20 वाला मैं समझा नहीं, 80 हमारा है, 20 में बंटवारा है, ये फॉर्मूला समझाइए। जी जी, जितने भी सनातन धर्मावलंबी है उन सब ने देखा कि किस प्रकार से रामद्रोह का काम करते हैं, हिंदुत्व के खिलाफ काम करते हैं। जो प्रधानमंत्री की तो आपको 20 नहीं चाहिए? जी जी, मैं बता रहा हूँ ना, 20 में भी बंटवारा, उस बंटवारे में भी हमारा है। हम तो ये कह रहे हैं बंटवारे। अच्छा, मुझे लगा कि आप 80-20 कर रहे हो यहाँ। नहीं 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 नहीं, 20 में बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ तिलक जी। हाँ, तो ये इसलिए आप कह रहे हो कि मसला जो है ये 20 इनके खाते में आए, इस वजह से ये सब कुछ हो रहा था। ये केवल तुष्टीकरण की राजनीति, उसी के लिए जन विश्वास और जन आस्था के साथ में जो खेल खेला, हिंदू धर्म के खिलाफ लगातार टिप्पणियां हो रही थी। स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे थे, अखिलेश यादव जी एक बार नहीं बोल पाए, उनको छोड़ दिया। तो चुनाव आपको लगता है कि 80-20 के इर्द गिर्द ही होगा? 80-20 ही होगा? नहीं नहीं नहीं, देखिए, चुनाव जो होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के ऊपर होगा। तो जो चुनाव है वो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो कार्य किए जा रहे हैं उनके नाम पर होगा। आप भी देखिए, तो राम के नाम पे वोट नहीं मांगोगे? देखिए, ये तो प्रभु का आशीर्वाद है, ये तो जनता जानती है कौन राम के लिए लगातार संघर्ष करते रहे, कौन हिंदू धर्म को चलना। नहीं, तो जनता को बताओगे तो सही, आपकी नहीं। जी जी, मैंने कहा जनता को बताओगे तो सही ना? नहीं, जनता को मालूम है, जनता देख रही है, जनता ये लगातार देख रही है। जनता 1989 तो आप धर्म के आधार पे वोट मांगोगे? तो धर्म के आधार पे वोट मांगोगे आप? नहीं, मैंने कहा जनता देख रही है, हमने नहीं कहा। हमने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नहीं, अभी तो आप 80-20 कर रहे थे। नहीं, मैंने कहा चरित्र है, उस चरित्र के कारण भी ये फंसे हुए थे कि ये अच्छा, ठीक, भार्गव जी आगे। ओके, भार्गव जी कैसे हैं आप? जी जी,
बहुत बहुत धन्यवाद। भार्गव जी, आपके पुराने सहयोगी ने दोबारा से निकाह पढ़ लिया, आपके साथ तलाक हुआ, आप उन्होंने एक बार फिर से निकाह पढ़ लिया आपस में। आप मुस्कुरा रहे हैं। राजनीति में संभावनाओं का खेल जो है हाँ हमेशा बना रहता है। हाँ, ये तो सबके साथ है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं नहीं, आप लोग तो पुराने अनुभवी हैं, आपके द्वार तो सबके लिए खुले रहते हैं। नहीं, लेकिन अब सभी पार्टियों के द्वार खुले होते हैं। हाँ, तो अभी भी खुले हैं आपके द्वार? मैं तो कह रहा हूँ ना कि सभी पार्टियों के द्वार खुले होते हैं। नहीं, अभी भी खुले हैं आपके द्वार? मैंने आपको कहा ना, देश में जितनी पार्टियां सबके द्वार खुले हैं ना भाई। नहीं, यहाँ तो बात बन गई, तो फिर अब कहाँ बात बनाओगे? हमारे यहाँ बात बिगड़ी कब है? हाँ, कोई नहीं बिगड़ी ना। तो अब ये जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, क्या लगता है क्या करिश्मा करेगा यूपी में? उत्तर प्रदेश में हाँ। मैं इतना कहना चाहूंगा, 80 में से हम 75 प्लस हैं। इसका कारण हम आपको बता देते हैं। आप देखिए, जिस पीडीए की बात कर रहे हैं हाँ, उसमें पीडीए है कहाँ? पीडीए का नारा दे करके केवल पीडीए को पीड़ित करने के लिए, क्या उस समाज, उस वर्ग को डाउन करने के लिए आप नारा नहीं दे सकते? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा जाना था, तब आप पीडीए आपको नजर नहीं आया? आपने जिस समाज से, कायस्थ समाज को आपने 2 सीट दे दिया, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो दोनों समाज 100% वोटर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का है। तो वहां पीडीए कहां नजर आया? वहां चाहते तो पीडीए में से एक मुसलमान को राज्यसभा भेज सकते थे, लेकिन नहीं भेजा। पीडीए का नाम लेकर के पीडीए को परेशान करना, उनको दबाना, उनको धक्का दे करके बाहर करना, यही तो कारण है। आप बताइए, हस्तपिछड़ा समाज से जो पल्लवी पटेल जी का बयान कैसा आया? क्यों स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने इस्तीफा दे दिया? आरएलडी क्यों किनारा कर रही है? कौन बचा है? अब कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश में आ गई, ये तो तिलक भाई आपको भी जानकारी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कितना वोट बैंक है, ये किसी से छुपा नहीं है। दूसरी बात, जिस पीडीए की बात करते हैं, हम है ये है एनडीए के साथ में, भार्गव भाई, निषाद है ये है, अपना दल है ये है, भार्गव जी, आरएलडी आ ही गया। भार्गव आप बताइए, पीडीए तो सारा कुछ हमारे हाँ, वो दुबे जी बता देंगे आपको, अभी बताएंगे। लेकिन एक छोटा सा सवाल ले लो ना, एक मिनट। ये इतने प्रभावशाली हो तो आपके राज में घोसी कैसे हार गए? स्वयं भारतीय समाज पार्टी के नेता दलीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा, राजभर जी घोसी भी नहीं जितवा पाए। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, सुनाइए। वहां पे जो भी मौजूदा चीज रही है वो सर्वविदित है, उस पर हमें जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ना उसको दोहराने की इसलिए जरूरत है हाँ, कि राजनीति संभावनाओं का खेल बना होता है। नहीं, वो तो सब जानते हैं। लगा होता है, उससे एक सीट आप कह रहे हो कि हमारा प्रभाव है, आप तो वही स्वामी प्रसाद मौर्य जी की तरह बात कर रहे हो कि भैया हम थे तभी आप मुख्यमंत्री बन पाए। पहले मायावती को बनाया हमने, फिर योगी जी को बनाया, और अब अखिलेश यादव को बनाएंगे। आप खुद वो हैं, और कहने वाले ये कह रहे हैं कि राजभर जी और स्वामी जी के अंदर बहुत अच्छी ट्विनिंग थी, और इसी दोस्ती की वजह से वो सुपारी किलर वाला मसला बन गया कुछ इस टाइप का, कि सपा की सुपारी ले ली थी स्वामी जी ने। और आप घोसी में चुनाव नहीं जितवा पाए, आप कह रहे हो कि नहीं हमारी बदौलत जीतेंगे। वो बताओ। मैंने आपको कहा ना, हाँ, जो विसंगतियां रही है उस पर हम लोगों ने जानकारी रखा है, उसको दुरुस्त कर लिया गया है। क्या थी जानकारी? विसंगतियां थी उसमें, उस विसंगतियों को दूर करने का काम किया गया। तिलक भाई, जानकारी बता दो हमें भी। नहीं, बिल्कुल जानकारी है। राजनीति में सारी जानकारी अगर आप लोगों को दे देंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? अच्छा, मतलब अंदर की बात है। चलिए, कोई बात नहीं। दुबे जी कुछ कहना चाह रहे थे जल्दी से, फिर मैं राज जी को पूरा वक्त दूंगा। बोलिए दुबे जी। मैं ये कहना चाहता हूँ हाँ, कि घोसी के चुनाव ने लाल बत्ती छीन ली, और बेचारे दारा सिंह इनके चक्कर में मारे गए। तो अभी हम इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या हो सकता है? और दूसरी बात, क्या दुबे जी आप कैसी बात करो? अभी 1 मिनट रुको ना, क्लियर करवा देता हूँ। एक मिनट, बड़ी दिलचस्प बात, एक सेकंड दुबे जी, बड़ी दिलचस्प बात है, फिर वो मामला बिगड़ जाएगा। ये भार्गव भाई, आवाज नहीं आ रही क्या? ना, पूरी आ रही है जी। आ रही है ना? मैंने कहा कि
दिवाली निकल गई, दशहरा निकल गया, नया साल निकल गया, होली आने वाली है, फिर 15 अगस्त। इस बार कोई तारीख मुकर्रर हुई है कि नहीं, ये तो बता दो। मंत्री बन रहे हो कि नहीं? अच्छा ये बताए तिलक भाई, क्या राजभवन से कोई लेटर इशू हुआ? आप बता दीजिए। अच्छा, अरे राजभवन से कोई लेटर इशू हुआ तो उस पर चर्चा हो जाए। तो क्यों नहीं हुआ, वही तो मैं पूछ रहा हूं। ये मुहूर्त क्यों नहीं निकल रहा भार्गव भाई? तिलक भाई सुन तो लीजिए, तिलक भाई सुनिए, समस्या क्या है? विपक्ष के पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं। अरे हमारी छोड़िए, अपनी बात करिए कि घर में टूट क्यों हुई। आप तो हम हमारी बात छोड़िए। अच्छा, आप तारीख नहीं बताएंगे, ये तो क्यों लोग आपको छोड़ ये तो वही बात हो रही कि मंत्री हम बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, हैं? इस टाइप का मामला हो गया। सब कुछ देखे तिलक भाई। अब दुबे जी आपकी बारी, जल्दी से। दुबे जी आपको रोक दिया था मैंने, जल्दी से अपनी बात रखिए। सबसे पहले आपको जानकारी मैं दूंगा, सबसे पहले जानकारी दूंगा। चलिए, आपके फोन का इंतजार रहेगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे बड़ी विडम्बना होती है कि जब आप डिबेट में आते हैं तो अगर होमवर्क करके आए तो ज्यादा अच्छा रहता है। इनको जब हमारे राज्यसभा से पहले जब एमएलसी के चुनाव हुए थे तो शायद आपको शायद जानकारी हो, हमने 2 मुस्लिम समाज से एमएलसी बनाए थे। उस समय इनको दिखाई नहीं दे रहा था। अगर समाज, ये जो चुनाव होते हैं चाहे एमएलसी हो या राज्यसभा हो, ये समीकरण देखते हैं। तो अगर इस समय उनको नहीं हुआ तो उसमें कौन सा बुराई हो गया? अरे भाई, पटेल हो या कोई भी पटेल हो, उनको अगर टिकट मिल गया बता दीजिए क्या बढ़िया था। या आपको गला कुछ नहीं करता। जब उसका सम्मान देने की बात है, किसी और को राज्यसभा भेजने का काम करते हैं, बीच में पीडीए के नारे देके पीडीए को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, केवल तिलक भाई ये दुखदाई करने का काम करते हैं। 4 बार की सरकार रही, इनको समझ में पीडीए तो बीच में नहीं, बीच में नहीं, जब आया जब आदरणीय लोगों के समझ में आया, पहले इनके काम बोलना, बीच में नहीं, की जानकारी क्यों रखे 4 बार की सरकार में? कहाँ का पीडीए? बीच में नहीं, जब आज नहीं आता था तो केवल एक दिखाई देता था शासन प्रशासन में। मैं इस तरीके की नहीं मजा आता। भार्गव भाई, एक मिनट सुन लो ना। भार्गव जी 1 मिनट रुक जाओ प्लीज। अब गाड़ी पे थोड़ा ब्रेक मार लिया करो, एक बार नॉन स्टॉप हो जाता है मामला। आप पहले दुबे जी इन्हें ये भी सिखाइए कि बीच में किसी के में इंटरफियर ना करें। हम सर आपके तो सहयोगी रहे हैं, मैं क्या सिखाऊंगा, आपके सहयोगी रहे हैं। जब 7 वर्ष तक हमारे तक बता देते ना। आप बात रखिए प्लीज। मीडिएटर मेरे आप हैं ना, इस समय मीडिएटर आप हैं। मेरे लिए तो आप चारों बराबर हैं। मैं मैं कैसे पार्शियल? इसीलिए तो हमारे बीच के मीडिएटर आप हैं, आप ज्यादा सिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एमएलसी या राज्यसभा के चुनाव में हमेशा समीकरण देखे जाते हैं और कोशिश की जाती है कि एडजस्टमेंट सबका हो जाए। लेकिन अब देखिए, अब वही है कि सीटों के जितनी हमारी कैपेसिटी है, हम उसी के अकॉर्डिंग तो हम राज्यसभा भेज पाएंगे या एमएलसी भेज पाएंगे। नहीं, आपकी कैपेसिटी 3 की थी, अभी मामला 2 पर है ना। तीसरा आप जानते हो कि मामला थोड़ा वहाँ तो हमने एक दलित समाज से रामजी लाल सुमन जी को हमने लिया ना। नहीं, पल्लवी जी को समझाओ, मुझे समझाने से कुछ नहीं होगा। आप पल्लवी जी को समझाइए, मुझे नहीं, पल्लवी जी को हमें समझाना नहीं है। पल्लवी जी की अंतरात्मा क्या कहती है उनको देखना है ना। ये अंतरात्मा वाला मसला मत लो, फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर दीपक जी ने अंतरात्मा की आवाज लगा दी तो फिर भैया फिर तो मामला गड़बड़ आ जाएगा। उनकी मम्मी को टिकट मिल जाता तो शायद ये बात नहीं होती। नहीं, किसकी मम्मी को टिकट मिलता है मैं उसमें नहीं जा रहा, लेकिन अंतरात्मा की आवाज अगर दीपक भाई ने लगा दी जोर से तो फिर आप जानते हो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये चीज उन्होंने खुद बोली है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। ये चीज मैं तो वही कह रहा हूँ ना, वो अंतरात्मा की चैलेंज मत करो, फिर दिक्कत हो जाएगी। मैं दुबे जी बस सलाह दे रहा हूँ, आप मेरे मित्र हो इसलिए बोल रहा हूँ। बाकी तो आप लोग जानते ही हो सब अंतरात्मा की आवाज, और हमें भी मालूम है अंतरात्मा की आवाज कैसे लगती है। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं जिस पार्टी में हूँ, आज मेरे को कई बरस हो गए, बहुत सारे दोस्त मेरे इधर से उधर चले गए, लेकिन मैं हमेशा कमिटेड रहा अपनी पार्टी के लिए। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे चले गए। शर्मा जी आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे पहले किसानों का भी मुद्दा रहेगा
और महिला की सुरक्षा का मुद्दा रहेगा हाँ। और झूठ का बोलबाला का नाश होगा। हाँ। लेकिन मैं एक चीज भार्गव जी से कहना चाहता हूं, आपने ये तो सवाल कर दिया कि सपा ने किसको टिकट दिया किसको नहीं। गुरुजी आप भी बता दें, बघेल साहब से जवाब पूछ लें, आपको मंत्री क्यों नहीं बनाया, ये दुख का कारण है। और दूसरी बात, राजभर साहब कहते हैं मैं दो मुंहा सांप हूं। अब ये बता दो, एक मुंह से किसको काटोगे, दूसरे मुंह से किसको काटोगे? ये भार्गव जी आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, मेरा दुख है। अरे राजभर साहब कभी दिल्ली कभी लखनऊ, अमौसी एयरपोर्ट से राजभर साहब को जितना देखा पिछले 6 महीने में इतना कभी नहीं देखा, और दूसरों को उंगली उठा रहे। बड़े दुखी हो रहे हो राजभर जी को लेकर, माफी मांगनी पड़ेगी आपको। राज भाई बड़े दुखी हो रहे हो राजभर जी को लेकर। ऐसा ना, नहीं आज के जमाने में दूध बुबे साहब की जरूरत है। जल्दी से फिर मैं दीपक जी को फाइनल कमेंट के लिए, किसानों वाला मुद्दा उठाया उन्होंने। हाँ भार्गव जी जल्दी से। देखिए, पहले ये बताए कि घर क्यों टूटा, पहले हमको जवाब भाई दे दिए कि आपका घर क्यों टूटा। अरे गुरुदेव आपने सवाल का जवाब नहीं होता है भेज करके। अरे भार्गव जी दूसरी बात, सवाल का अभी जवाब आपने सवाल नहीं होता है। अंतरात्मा। आप दीपक जी का ऑडियो रहेगा। नहीं एक मिनट आपको एक ही तो बताया कि एक मिनट। ये कहाँ है। एक मिनट दीपक आप जी का अपने ऑडियो रहेगा। सहयोगियों को, एक मिनट भार्गव जी आप रुकिए ना, एक मिनट प्लीज, आपने अपनी बात रख ली, एक मिनट। आप पूरा दीपक जी को बहुत देर से वेट कर रहे हैं। दीपक जी ऑडियो आ रहा है ना मेरा? जी जी निश्चित रूप से आ रहा है। हाँ थोड़ा सा फ्रेम फ्रीज था आपका। मैं एक बात जानना चाह रहा था, आ गया फ्रेम, आ गया आपका। दीपक जी वो कह रहे हैं किसानों वाला मुद्दा रहेगा अहम। आपको लगता है कि किसान का जो मुद्दा है वो 24 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा, जो किसान आंदोलन हो रहा है? देखिए तिलक जी, अभी जो कुछ दिन जा रहा है हमारा केंद्रीय नेतृत्व लगातार उस पर नजर बना हुआ है। मंत्रियों के साथ में, किसानों के साथ में लगातार बैठक चल रही है, और निश्चित ही इसका कोई ना कोई जो समाधान है वो जल्दी निकल के आएगा। कुछ देखिए, चाहे नौजवान हो चाहे किसान हो, अगर वो सड़क पर होता है तो देश की सरकारों को कष्ट होता है और हमको भी कष्ट होता है। नहीं, हमारे देश का नारा है जय जवान जय किसान। मैं इसलिए ये बात कह रहा था आपसे कि दीपक जी वो जो बम के आंसू गैस के गोले, सर एक खबर ये आई खिनौरी बॉर्डर से कि एक किसान की गोली लगने से मौत की खबर तक आई, 24 साल का युवा है। ये आपको ऐसे मामले हैरान परेशान नहीं करते सर? नहीं बिल्कुल निश्चित तौर पर तिलक जी, देखिए देश के अंदर अगर किसी को भी अगर किसी प्रकार की हानि होती है तो हमको उतना ही दुख होता है जितना हमारे किसी परिवार के सदस्यों को देने का दुख होता तो है। ये कौन है जो ये कौन है? मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि जब लगातार सरकार उनके साथ में बैठने के तैयार है, पांचवें दौर की बैठक के लिए भी तैयार है, हम 10 मांगों को एक बार में मान लेते हैं, तो उसके बाद में ऐसे कौन से लोग हैं कि लगातार बीच में वोटर्स के बीच में अराजकता पैदा करने का काम कर रहे हैं, किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये बात भी बहुत समझने वाली बात है। लगातार जिस प्रकार की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को आज शंभू बॉर्डर का नजारा देखा आपने? दीपक जी एक मिनट दीपक जी, शंभू बॉर्डर का नजारा देखा आपने? आसमान से आंसू गैस के धुएं से भरा, आसमान आंसू गैस के धुएं से भर गया। बताइए, तस्वीरें ऐसी दिखाई दे रही थी, और सामने कौन? किसान और जवान, और किसान का बेटा ही जवान, यानी किसान और जवान दोनों बाप बेटे आमने सामने आ गए, और आसमान आंसू गैस के धुएं के गुबार से भर गया, और ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध की तस्वीरें हैं सर वो। तिलक जी देखिए, हमारी सरकार के अंदर अगर किसी भी घटना को होती है जो अभी किसानों की है, ये सबके नजर में है। ऐसा नहीं कि उसमें मुझे तो आपको घुमाना पड़ेगा, ये कुछ बताना पड़ेगा। तो लगातार 4 दौर की बैठकें वार्ता उनके साथ कर चुके। आपको भी पता है इसका संघर्ष से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, इससे जो नतीजा निकलने वाला सर, तो फिर कैसे नतीजा निकलेगा? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, ये नौबत ही क्यों आई? मैं वही बात कह रहा हूँ। कभी रोड पर कीले लगा दी जा रही हैं, कभी बैरियर लगाए जा रहे हैं, कांटे तीर काट, ये किसान हैं। पिछली बार की तरह छोड़ दिया जाए कि लाल किले के प्राचीर पर जाकर वो तिरंगे को हटाकर वहां पर कोई दूसरा झंडा लगा, क्या इसके लिए भी तिलक जी को खुले रूप से छोड़ देना चाहिए? सर आप ही की बात मान रहा हूं, लेकिन वो हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर, मैं सिर्फ किसान के एंगल से नहीं सोच रहा सर, मैं इस हालात के एंगल से सवाल पूछ रहा हूं आपसे कि मसला सिर्फ किसान का और जवान का भी है। हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर विजय कुमार की तबीयत खराब हुई, और विजय जो थे वो टोहना बॉर्डर पर तैनात थे सर। ऐसे कई लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं।
जिनकी तबीयत खराब हो रही है, और इससे पहले भी 700 किसान, वो आंकड़ा तो आज तक अभी किसी के पास नहीं आया। तिलक जी, मुझे 1 मिनट का समय दे दीजिए, बस इतना सा आपसे चाहता हूँ कि निर्वाध रूप से 1 मिनट का समय दे दीजिए, इसमें सारी बातें मैं कह देता हूँ। निश्चित रूप से देखिए, किसी भी बात का जो समाधान है वो वार्ता की टेबल पे ही निकलेगा, इस प्रकार के संघर्ष से नहीं निकलेगा। अगर प्रतीकात्मक विरोध था जो किसानों के द्वारा किया जा रहा था, वो वहां दिल्ली के बाहर के बॉर्डर तक उनका विरोध था, वो सरकार के सामने है, और सरकार लगातार उनके साथ वार्ता करने के लिए तैयार है। आपको लगता है, केंद्रीय मंत्री आपको लगता है कि 1 मिनट में सैकड़ों आंसू गैस के गोले बरसा के रास्ता निकलेगा? जी देखिए, अगर वहां पर जो व्यवस्था है उसके साथ में अगर ये खिलवाड़ करेंगे तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए फोर्सेस को? आप मुझे बताइए, खड़ा छोड़ देना चाहिए कि जिस प्रकार से जो पहली घटना हुई, उसी प्रकार की अराजकता और उसी प्रकार की घटनाएं देश के अंदर होती है। ये काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम बाकी फोर्सेस का है, और फोर्सेस लगातार बखूबी इसको काम करने का वहां पर बनाया। 10 सेकंड राज जी, आपने मुद्दा उठाया था, 10 सेकंड आपके। मैं बता रहा हूं तिलक भाई, मैं उस जगह का चष्ट दीन गवाऊं। उनके किसानों की आत्मा आपकी आत्मा को कसोट देगी। और मैं फिर कह रहा, पाप के भोगियों, मैंने वहां किसानों को किले चुपते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा है। और बघेल साहब, आत्मा मर गई है क्या? किसानों को क्या कह रहे हो? क्या 1 बीघा वाले को किसान समझते हो? अरे 2-4 बीघे वाले को तो आप कसोट दोगे, नचोड़ दोगे। आप लोग जनरल डायर से जुड़ी है, आप जनरल डायर फिर आपकी सरकार हिंदुस्तानियों को मार रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? माफी मांगो इस देश के, माफी। अभी तिलक भाई ने बहुत अच्छी बात, राज जी 1 मिनट, आप ऑडियो नीचे, आपने मुद्दा उठाया था, लेकिन ये विवाद होता ही नहीं अगर एमएसपी पे कानून ले आते। राज जी, आप है ना, राज आपने किया सबसे ज्यादा। हमारे नेता ने वादा कर दिया, तब वो कौन थे? वो नेता नहीं थे। आपको एक और मेरी बात सुन लीजिए, 4 सेकंड। लगभग मतलब वो नेता नहीं थे, आज नेता है। स्वामीनाथन आयोग जो 2006 से लेकर 2014 तक। ओके, ऑडियो अब सबका नीचे। थैंक यू सो मच। आपकी अब गठबंधन की बात बन गई है, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। अभी निभे आपकी, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। दुबे जी आपको भी, राज जी आपको भी, बघेल साहब आपका भी शुक्रिया, और भार्गव भाई फोन का इंतजार रहेगा है, कब नई तारीख आएगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साइकिल के साथ हाथ और बन गई बात। अब देखिए बात कहां तक जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।